आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त। आज के बाद आपके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त क्या होता है, वृत्त मतलब कुल मिला के वृत्त से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे ना वो सब आपके माइंड से दूर हो जाएंगे। तो आइए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इमेजिनेशन कर लेते हैं। हमारा जो माइंड मैथ होता है, मैथ इमेजिनेशन पर ही बेस होता है, तो थोड़ा बहुत पहले हम इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ना कि आप रोटी बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो, रोटी बना रहे हो। अब वैसे आप लड़के हो गए तो रोटी बनाना नहीं आता होगा, लेकिन सबको किसी किसी को आता भी है अपवाद में, ठीक। और आप लड़की होगी तो आपको रोटी बनाना बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक। तो पहले आप इमेजिनेशन कर लीजिए कि आप रोटी बना रहे हो और रोटी का ना पहला नहीं चेक किया जाता है कि तावा गर्म है कि नहीं गर्म है। तो उसको चेक करने के लिए हम पहले छोटी सी रोटी रखते हैं। तो मान लीजिए कि वही आप कर रहे हो कि जो आपका तावा है ना, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये हमारा का है तवा, इतना बड़ा हमारा तवा है। वैसे इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि इमेजिनेशन है भाई। तो मान लीजिए कि ये हमारा तवा है और आपने ना तवे पे पहली रोटी रखी है। मान लीजिए कि जो आपकी पहली रोटी है ये इतनी छोटी है, जो आपकी पहली रोटी है ये आपकी का है इतनी छोटी है, और ये हमारा का है तवा है। हम तवे पे रोटी सेक रहे हैं। अब आप ना, लेकिन आपको यहाँ पर इमेजिनेशन तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मतलब एक बाउंडेशन है कि आपकी जो रोटी होनी चाहिए ना वो एकदम सेंटर में होनी चाहिए। जो आपका तवा है, तवा के एकदम सेंटर में आपकी रोटी होनी चाहिए, ये आपका बाउंडेशन है। एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा तवा था, तवा के सेंटर में हमने एक रोटी को रख दिया। अब आप देख रहे हो कि ये जो सेंटर है ना, मतलब ये जो रोटी है ये हमारा का है तवा है, ठीक, और ये हमारा का है रोटी है। नाम लिखना जरूरी नहीं तो बुरा हो जाएंगे हम लोग, ठीक। तो देखिए ये का है, आप देख रहे हो ना कि ये जो रोटी है ना, इस रोटी से ये जो तवे के बीच की ये जो दूरी है, मतलब जो रिक्त स्थान है, जो खाली रोटी तो यहाँ पे सब दूरी का है, खाली है ना, ये रोटी यहाँ पर है और सभी जो ये स्थान है ये हमारे खाली खाली हैं। तो आप देख रहे हो कि मान लीजिए कि ये हमारा का है रोटी है, और ये ना आप जानते हो कि यहाँ पर हमारे जितनी मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं हमारे कणों से मिलकर बनी है। सभी वस्तुएं हैं ये हमारे किससे मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है, या फिर कह लीजिए कि ये हमारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। जो पूरी वस्तुएं हैं ये हमारे बिंदुओं से मिलकर बनी है। वैसे ही जो हमारा तवा है, तवा भी हमारी एक वस्तु है, तो वो भी हमारे बिंदुओं से ही मिलकर बनी है। तो नॉर्मली क्या मान लिया कि ये हमारा जो तवा है, तवा का यह एक बिंदु है। हमने मान लिया कि जो तवा का किनारा का पोर्शन है ना वह हमारा एक बिंदु है, और ये बिंदुओं से मिलकर ही बना है, हमने मान लिया। तो हमने देखा कि जो हमारा रोटी था ना, रोटी बहुत छोटा है, मतलब वो भी एक बिंदु ही मान लीजिए, ठीक। और ये हमारा तवा है, ये तवे का जितना एरिया का मतलब जो जितना भी लास्टर बिंदु है ना, सब में जो दूरी है सेम है। हम अगर इस बिंदु को, ये जो हमारी रोटी है, रोटी का अगर हम इस बिंदु से भी दूरी देखें और ये दूरी देखें, तो ये दूरी, दोनों दूरी हमारी सेम है। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ, अगर इस बिंदु से मिलाऊं, जो मतलब तवे का लास्टर पॉइंट वहां से मिलाऊं तब भी ये दूरी सेम है। अगर यहाँ से भी मिलाऊं तब भी ये दूरी सेम है। अगर यहाँ से भी मिलाऊं तब भी ये दूरी सेम है। अगर यहाँ से मिलाऊं, मतलब ना मेरा मन जहां से मन तहां से मिलाऊं, वहां से ये सब दूरी हमारी क्या है, सेम है। जहां से मिलाऊं तहां से ये सब दूरी सेम है। वैसे गोल नहीं है, मान लीजिए इमेजिनेशन में तवा तो गोल होता है, यहाँ पर नहीं बनना तो मेरी गलती है, ठीक। ये क्या है, सब दूरी हमारी सेम है। और यहाँ पर ना अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा तवा है। जो तवा का लास्टर पॉइंट है ना, वो बिंदु इतने छोटे छोटे हैं कि उस बिंदु को हम गिन नहीं सकते हैं। जो हमारा बिंदु है, बिंदु को हम गिन नहीं सकते, मतलब उसमें अनंत या फिर असंख्य बिंदु पाए जा रहे हैं। जो हमारा तवा है, तवा का जो लास्टर एरिया है ना, इसमें हमारे असंख्य बिंदु पाए जा रहे हैं। ये हमने इमेजिन मान लिया। अब देखिए इसे हम वृत्त से कैसे रिलेट करते हैं। ये जो हमारी निश्चित बिंदु थी ना, मतलब जो हमारी रोटी थी, इस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को हम वृत्त का केंद्र करते हैं। और जो ये हमारा तवा है, तवा का जो लास्टर पॉइंट है, मतलब जो लास्टर एरिया है जिसमें हमारे असंख्य बिंदु पाए जा रहे हैं, कहते हैं परिधि। इस निश्चित बिंदु का निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बिंदुओं के सतत गमन पथ को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। और वृत्त के जो हमारे वृत्त की परिधि थी, वृत्त की परिधि से हमने किसी भी बिंदु से जब हमने वृत्त के केंद्र को मिलाया तो ये सब दूरी हमारी सेम थी, मतलब। और इन दोनों के बीच की दूरी को, मतलब हम कह सकते हो आपकी जो हमारा वृत्त होता है ना, वृत्त की परिधि के एक निश्चित बिंदु से, वृत्त मान लीजिए कि हमारे का निश्चित बिंदु है, एक है हमारी एक निश्चित बिंदु है। तो वृत्त की परिधि के निश्चित बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की
त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। किसे कहते, समझ में आया ना? अब आप देख रहे हो कि जो हमारा वृत्त की परिधि होती है ना, वृत्त की हमारी परिधि असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये जो हमारे वृत्त की परिधि होती है ये हमारे असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। और हमें वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए बस एक बिंदु की जरूरत होती है। एक तो केंद्र हमारा निश्चित होता ही है, लेकिन मतलब उसको बनाने के लिए परिधि की हमारे एक बिंदु की जरूरत होती है। जब हमारे वृत्त की परिधि में असंख्य बिंदु है तो हमें असंख्य त्रिज्या मिल सकती है ना। कारण से कि हमें वृत्त की त्रिज्या बनाने के लिए परिधि का बस हमें एक बिंदु चाहिए, और जो हमारा पूरा परिधि है ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। जब असंख्य बिंदु है और जब असंख्य बिंदु है तो वहाँ पर हमारी असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि आपके मतलब बताइए कि जो हमारा वृत्त होता है ना, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। तो आप कहिएगा कि जो हमारा वृत्त होता है वृत्त में हमारी असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं? तो ये हमारी असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं जो हमारा वृत्त। और इस पूरी आकृति को मतलब निश्चित बिंदु और बिंदुओं के सतत गमन पथ से जो बनी हुई आकृति होती है इससे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वृत्त कहते हैं। एक वृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वृत्त को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। इतना समझ में आया ना? अब आपके माइंड में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ के स्टूडेंट को ना माइंड में हमेशा क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या तो है, समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है। अब हम दोनों को जोड़ दें तो क्या बनता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये आपकी रस्सी है, सही है ना, ये आपकी रस्सी है, ठीक है, और ये मेरा केंद्र है। मान लीजिए कि ये केंद्र है, यहाँ से इतनी दूरी से मैं और इतनी दूरी से मैं, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन जब ये दोनों पास पास आए ना तो इन्होंने एक रेखा का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पर जो वृत्त के केंद्र से दोनों है ना, ये हमारे वृत्त की व्यास कहलाती हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? वृत्त की व्यास कहलाती है, जिसमें हमारे दो त्रिज्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर पॉइंट याद रहेगा कि जो हमारा व्यास होता है ना ये परिधि की दोगुना होता है। मतलब जब हमारी दो त्रिज्याएं अटैच होती हैं लेकिन वह पास पास जो केंद्र से होकर जाती हैं उसे हम वृत्त का व्यास करते हैं। लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया, वो थोड़ा बहुत और आगे बढ़िए, उसके बाद मैं आपको व्यास को समझा रही हूँ एकदम बढ़िया से। ठीक, इतना समझ में आया ना? अब आपने सोचा कि चलो ठीक है, हम वृत्त के केंद्र से तो मिला दे रहे हैं। जो हमारे वृत्त की परिधि है, जो हमारी परिधि है, परिधि का एक बिंदु है और जो हमारा केंद्र उसे तो हम मिला दे रहे हैं, हमारा बात ठीक है, उसको हमने त्रिज्या बोल दिया। अब आपका मन किया कि अगर मैं मान लीजिए कि इतना कुल ना करके, मतलब इतना मैं त्रिज्या को समझ गया, अब मुझे त्रिज्या से मतलब नहीं है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि मेरा मन किया कि चलिए मैं ना बस जो परिधि है, यहाँ पर दो बिंदु है, परिधि के मैं बस दो ही बिंदुओं को आपस में मिला दूं। यहाँ पर भी तो आकृति बनना है ना, अगर मैं यहाँ पर परिधि के बस दो बिंदुओं को मिला दूं तो यहाँ पर भी आकृति बनना है ना। लड़कियां भाग जाता है एकदम, मतलब पढ़ाने का जब मन करता है ना तो ये सब ये होने लगता है। कौन बात ना, पढ़ने से पढ़ाने से मतलब है ना, उससे क्या करने है, ठीक। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने बस ना जो हमारा वृत्त की परिधि थी, वृत्त की परिधि को दो बिंदु को मिला दिया, जिससे हमें यहाँ पर एक आकृति मिल गई। तो याद रहेगा कि वृत्त की मतलब परिधि की दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो वृत्त की जीवा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? जीवा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉर्ड। मतलब कॉपी लिए आप ना, पेन से लिख लीजिएगा, ठीक, हेडिंग डाल के, कि जो हमारी परिधि होती है, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। अब ये जो आपकी जीवा है ना, आपकी जीवा यहाँ भी है, 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 लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, बस केंद्र पर नहीं जाना चाहिए। केंद्र को छोड़कर बस केंद्र, अगर परिधि के दो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, अगर मान लीजिए कि अगर ये जीवा केंद्र से होकर जाए, परिधि के दो बिंदु तो मिल रहे हैं, सही बात है, अगर केंद्र से जाता तो ये तीन बिंदु से हो गए ना। जब ये केंद्र से जाएगी तो दो को परिधि तो है ही, या साथ में वो बिंदु हो गया, तो ये तीन बिंदु से मिलकर बनी जाएगी। और हमने पढ़ा है कि जो हमारी जीवा होती है, जीवा हमारे दो बिंदु से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर डिफिनेशन गलत हो गया ना। लेकिन यहाँ पर जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और यहाँ पर आपको एकदम खतरनाक वाला आंसर बताऊं, एक टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा। आपने वृत्त में ना कोई भी आकृति पढ़ा होगा ना, तो वहां पर हमेशा दो बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ना कि आप त्रिज्या पढ़ रहे हो, त्रिज्या में हमारे दो बिंदु होते हैं। पहला बिंदु हमारा केंद्र होता है और दूसरा का बिंदु हमारे परिधि की एक बिंदु होती है। आप जीवा भी पढ़ोगे तो जीवा में भी हमारे दो बिंदु होते हैं, लेकिन एक मात्र व्यास हमारी ऐसी आकृति होती है जो हमारे तीन बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये परिधि के दो बिंदु से तो मिलकर बनी होती है, साथ ही ये केंद्र से भी मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर इसमें एकदम मतलब खतरनाक इन्वेंशन है ना। याद रखिएगा कि जो हमारा व्यास होता है, व्यास हमारे तीन बिंदुओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, जो हमारा व्यास होता है ना, व्यास को इंग्लिश में हम कहते हैं डायमीटर। और जो हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। जो हमारा डी होता है, ये 2r के इक्वल होता है। कैसे होता है?
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमारी आर है और यहाँ से यहाँ दूरी भी दोनों का है हमारी आर है, और ये दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। मतलब जो हमारा व्यास होता है, व्यास हमारे त्रिज्या का 2 गुना होता है। आपको समझ में आया ना कि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है और उसकी जीवा क्या होती है। ठीक, समझ में आ गया ना यहाँ पर। अब देखिए इतना तो हमारा बेसिक था। अब थोड़ा हम मतलब थोड़ा हाई लेवल में चलते हैं कि अगर हमारा मैथ होता है, मैथ हमारा एक फार्मूले का सब्जेक्ट होता है। इसमें फार्मूला बहुत ज्यादा होता है, यहाँ से ये होता है, यहाँ से होता है। तो आइए थोड़े बहुत फार्मूले को हम देख लेते हैं। वृत्त हमारा एक एरिया है, यह एक एरिया को कवर किया हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो हमारा वृत्त होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। नहीं खुल रहा है अथवा ठंडिया में मतलब काम करना बंद कर दे रहा है, कोई ना बात ना, पढ़ाना है। ठीक, देखिए ये क्या होगा हमारा, ये जो हमारा वृत्त है ना, वृत्त हमारे एक एरिया को कवर किया हुआ है। तो इस पूछूं मैं आपसे, बताइए कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो देख लीजिए जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा ये पाई होता है ना, नॉर्मली जो पाई एक होती है, यह एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब जो हमारा पाई का सांकेतिक मान होता है ना, बस ये वाली जो होती है, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि बताइए पाई एक कैसी संख्या है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी पाई होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन जो हमारा पाई का मान होता है ना 22/7, जो हमारा पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7, जो हमारा 22/7 होता है, ये हमारा होता है एक परिमेय संख्या। यहाँ पे जो हमारी वास्तव में जो हमारा पाई होता है ना, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। जब गणितज्ञों ने नहीं होता है कि कुछ मान ले जाता है, जो हमारा मैथ होता है और फिजिक्स होता है, फिजिक्स में कुछ ना कुछ मान ले जाता है, वैसे ही हमारा मैथ है, मैथ में भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो जब हमने पाई का मान निकाला ना, तो पाई के कुछ मान तक, जो हमारा पाई है, पाई का मान होता है 3.14, तो पाई के कुछ न्यूनतम मान तक ना, जो हमारा 22/7 था, वो वहां तक जा रहा था। जो हमारा 22/7 का मान था, वो हमारे पाई के मान के कुछ हद तक जा रहा था। तो हमने वहां पर मान लिया कि चलिए कोई ना बात ना, जो हमारा पाई होता है, पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन वास्तव में जो पाई होता है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, यह बस कुछ स्थानों तक ही सीमित रहता है। ठीक, तो यहाँ पर याद रखेगा कि जो हमारी पाई होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई का मान होता है, ये 22/7, ये एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन वास्तव में जो पाई होता है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है, हम बस मान लेते हैं। मैथ में मानना ही होता है, तो बस हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। पाई एक का होता है, तो पाई एक हमारा नियतांक होता है। मतलब इसका जो मान होता है, ये हमेशा समान रहता है। आप किसी भी क्षेत्रफल में याद करोगे तो आपका जो आर होगा, आर का मान चेंज होगा। लेकिन जो हमारा पाई होगा, पाई का मान चेंज नहीं होगा, पाई का मान हमेशा सेम होगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि ये आपका इतना बड़ा वृत्त है, तो इसकी जो त्रिज्या ये मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अगर आप छोटा वृत्त बनाओगे तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या या इसकी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो त्रिज्या बदल सकती है, लेकिन जो हमारा पाई है, पाई का मान कभी नहीं बदलेगा। जो पाई का मान है, पाई का मान स्थिर रहता है, मतलब वह नियतांक रहता है। बोलते बोलते मतलब थोड़ा एनर्जी लो हो जाता है, कोई ना बात ना, देखते रहिए। ठीक, देखिए समझ जाएंगे ना। अब यहाँ पर ना जो हमारा एक बात और याद रहेगा कि जो हमारी वृत्त होती है ना, वृत्त हमारी 2 डायमेंशनल आकृति, मतलब यह द्विविमीय आकृति होती है जो हमारी वृत्त होती है। ठीक, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ पर आता है कि जो हमारी परिधि होती है ना, परिधि का हमारा फार्मूला क्या आता है। तो याद रहेगा कि जो हमारी वृत्त होती है, वृत्त की परिधि का क्षेत्र, जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, ये हमारा होता है 2 पाई आर। और यहाँ पर ना थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको मैथ में बहुत इंटरेस्टिंग बातों को जानने को मिलेगा। अगर डी होता है ना, ये हमारे 2r की इक्वल होता है। अगर आप इस फार्मूले को लिखो 2r पाई, तभी तो सही है। कहां से कि जो हमारा गुणा होता है, गुणा में सचारी नियम का पालन होता है, उसके स्थान को परिवर्तन कर दिया जाता है, तभी उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता। जैसे कि आप 3 × 5 करोगे तब भी 15 ही आएगा, और आप 5 × 3 करोगे तब भी हमारा 15 ही आएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने क्रम विनिमय कर दिया, मतलब हमने 2r पाई कर दिया और पाई को पीछे कर दिया। अगर आप जानते हो कि जो हमारा 2r होता है, ये हमारे डी की इक्वल होता है, ये हो जाएगा हमारा डी और पाई। तो जो हमारा वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है, ये हमारा आप डी पाई कर सकते हो या फिर 2 पाई आर कर सकते हो। तो कभी भी अगर वृत्त का परिधि दिया हो ना, वृत्त का परिधि दिया हो, अगर व्यास निकालना हो, तो वहां पर आर मत निकालिएगा, डायरेक्ट फार्मूले पर रख दीजिएगा, आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। बस माइंड है, नहीं तो आप वहां पर एक बार आर निकालते, उसके बाद ना डी, उसके बाद मतलब डी दिया, उसके बाद आर निकालते, उसके बाद परिधि निकालते। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक, ये हमारा खत्म हुआ। जो हमारा वृत्त था, वृत्त से संबंधित एक तो मतलब जो हमारे बेसिक क्वेश्चन थे ना, बेसिक क्वेश्चन खत्म हुए। अब थोड़ा हम हाई लेवल में जाते हैं।
माइंड हमेशा छोटा नहीं रहता है ना, कभी कभी बढ़ता भी है, तो आप थोड़ा हाई लेवल। वृत्त है, इस वृत्त का जो हमारा पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देख लिया ना कि अब ये पूरा। अब मैं आपसे पूछूं कि आप ना मुझे बस इतने से एरिया का क्षेत्रफल बताइए, बस इतने से एरिया का क्षेत्रफल बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ना बस ना इतने से एरिया का क्षेत्रफल बताइए। आपने ये जान लिया कि जो हमारा पूरा वृत्त है ना, हमारे पूरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, लेकिन जब इतना सा मैंने एरिया दे दिया तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया ना कि अब ये निकलेगा कैसे, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस एरिया का ना क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इस एरिया के क्षेत्रफल को निकलेगा कैसे। तो आइए देखते हैं कि इस एरिया के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे कैसे। ठीक, इस एरिया के क्षेत्रफल को हम निकालेंगे कैसे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी बहुत ना इसमें संरचना, थोड़ी बहुत हम क्या करते हैं, वैसे मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, वैसे आप लोग होगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत नाम इसमें आर्ट कर देते हैं, मतलब काला कर देते हैं या फिर हम रचना कर देते हैं। तो यहाँ पर मैम ने क्या किया कि इसको ना हमने यहाँ से मिला दिया और इसको हमने यहाँ से मिला दिया। वृत्त का केंद्र है और केंद्र की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि आपका शरीर है, अगर आपके शरीर में हार्ट नहीं तो आप नहीं जीत पाओगे, वैसे अगर वृत्त है, वृत्त का केंद्र ही नहीं है तो बिना केंद्र का वृत्त नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वृत्त को मान लेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो आकृति बनी है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो आकृति है, इस आकृति को हम कहते हैं त्रिज्य खंड। इसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड, जो त्रिज्य खंड। और मैं आपसे पूछूं ना, ठीक, ये क्या हुआ, हमारा त्रिज्य खंड हुआ। और ये जो छोटी सी आकृति है ना, यहाँ से बस इतनी आकृति, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। यहाँ से मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि बताइए त्रिज्य खंड और वृत्तखंड में अंतर क्या है, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है ना, आप इसे चाहे तो इस पूरी आकृति को आप त्रिज्य खंड कह सकते थे या फिर वृत्तखंड कह सकते हो। तो यहाँ पर त्रिज्य खंड और वृत्तखंड में अंतर क्या है, तो याद रहेगा कि जो हमारा त्रिज्य खंड होता है, ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। देखिए, ये एक क्षेत्रफल, एक त्रिज्या है, और ये हमारी कहा है एक, ये हमारी क्या है, त्रिज्या। ये हमारी एक त्रिज्या है और ये एक हमारी त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिज्याओं से मिलकर बना है हमारा त्रिज्यखंड। तो जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, ये दो त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्रफल होता है। बात करें वृत्तखंड, तो जो हमारा वृत्तखंड होता है, ये जीवा से बना हुआ क्षेत्रफल होता है। जीवा के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हम वृत्तखंड कहते हैं, और त्रिज्या के दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये होता है हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर। ये बात याद रहेगा कि जो हमारा एक वृत्त होता है ना, ये हमारे वृत्त में 360 डिग्री कोण बनता है। और वही तो याद रहेगा कि जो हमारे एक बिंदु होता है ना, हमारे एक बिंदु पर जो मतलब जो हमारा बिंदु होता है, बिंदु पर हमारे 360 डिग्री का कोण बनता है। ये जो हमारा बिंदु होता है, बिंदु पर हमारे 360 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो हमारा एरिया है, ये जो थीटा है, कुछ ना कुछ थीटा बना हुआ है। तो ये हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और ये हमारा क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है, मतलब त्रिज्या है, आर है। तो याद रखेगा कि जो हमारा त्रिज्या होता है ना, जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक, जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, ये जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, हमारे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त के क्षेत्रफल में हम थीटा गुणा कर देते हैं, और जो हमारा पूरा एरिया होता है, जो हमारा एक बिंदु होता है, उस बिंदु पर हमारे 360 डिग्री कोण बनता है। तो इसलिए हम 360 डिग्री से यहाँ पर भाग देते हैं, और इस तरह हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जो हमारा ये पूरा एरिया है ना, इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना है। तो आप कहिएगा कि जो हमारे इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल है ना, ये हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री है। कैसे है, तो अगर मान लीजिए कि मैं थीटा बराबर यहाँ पर आपको दे दूं 60 डिग्री, यहाँ पर मैं आपको दे दूं थीटा बराबर 300 मतलब बस 60 डिग्री है। और मान लीजिए कि जो हमारी एरिया है ना, एरिया मतलब जो हमारा ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो देखिए, पाई का मान हमारा सेम रहता है, तो पाई का मान हमें चेंज नहीं होता है। तो हम चाहे पाई का मान रखे, चाहे ना तो रखे, चाहे हम पाई में भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने पाई का मान नहीं रखा, तो पाई बराबर पाई हो गया हमारा। आर कितना है, तो हमारा 7 सेंटीमीटर। आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 गुणे थीटा का मान हमारा कितना है, 60 डिग्री है। अपान में कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। यहाँ से यहाँ खत्म, 6 के 36 खत्म हुआ 6 बार में। यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49, कितना हो जाएगा 7 7 49 पाई बट्टा में हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो हमारे ये पूरा त्रिज्यखंड है, पूरे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ये हमारा कितना है 49 पाई अपान 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या है, हमारा क्षेत्रफल है। लेकिन हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए। हमने त्रिज्यखंड का देख लिया कि त्रिज्यखंड ऐसे निकलता है, लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। ये आपकी आकृति कुछ ऐसी है, यहाँ पर है, ये आपका केंद्र है, यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका त्रिज्यखंड है, और हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो हमारा वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हमें निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा पूरा त्रिज्यखंड है ना, इस पूरे त्रिज्यखंड में से अगर हमें
त्रिभुज को घटा दें तो हमारा जो वृत्तखंड होगा वृत्तखंड का मान निकल जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज करके इसके मान को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, ओ है केंद्र है, और ये हमारा क्या है, थीटा है, ये हमारा आर है। हमें इसके मान को फाइंड करना है। जो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री। इसमें से हमें घटाना है इस त्रिभुज को। मान लीजिए कि हमारा त्रिभुज का है AOB है, हमें क्या करना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड AB बराबर, ठीक, वृत्तखंड AB का मान बराबर वृत्तखंड, अथवा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके लिए नहीं चल रहा है। ठीक, AB का हमें क्या करना है, मान फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमारा पूरा त्रिज्याखंड है, मतलब यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री में से हम क्या करेंगे, इस एरिया को घटा देंगे। जो हमारा क्षेत्रफल है त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। हमारा त्रिभुज कौन सा है, तो ये हमारा है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें इस त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल को मान को फाइंड करना है। तो याद रखेगा कि जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, इसका जो सूत्र होता है ये होता है हमारा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको कभी प्रूफ करके बता दूंगी कैसे आता है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक, तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ से आप आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर देख आर स्क्वायर का कॉमन, ठीक, ब्रैकेट में पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस में हाफ साइन थीटा। और इस फार्मूले को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको साइन थीटा के मान को फाइंड करना होगा, मतलब ज्ञात करना होगा, और आपका इस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जो ये हमारा एरिया होगा इस एरिया के क्षेत्रफल को निकाल लोगे आप। जैसे कि मान लीजिए ना कि आप मान लीजिए कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर आपका 60 डिग्री। आपको अब क्या करना है, तो इस एरिया को आपको फाइंड करना है। इस एरिया को आपको फाइंड करना है तो इस सूत्र पर आप रख दीजिए, आपका जो एरिया होगा एरिया मिल हो जाएगा। ठीक, देखिए हाथों काम नहीं कर रहा है। बराबर हमारा कितना है, हमने यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लिया है, तो देखिए आर बराबर कितना है हमारा 7, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारा पाई थीटा है, पाई रख दीजिए, और थीटा का मान हमारा कितना है 360 डिग्री, 60 डिग्री है, थीटा का मान दिया ना 60 डिग्री, अपान में हमारा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, माइनस में हाफ हो जाएगा गुणे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, तो √3/4 होता है, √3/2 होता है ना। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 हो गया। यहाँ पे 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पाई का मान दी जाए तो 22/7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 60 और बट्टा में 360 डिग्री हो जाएगा। माइनस में √3 हो जाएगा, अपान में 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से काटिए तो यहाँ से 6 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 49, यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 गुणे 6 और माइनस में कड़ी में 3 बट्टा में 4। यहाँ से फिर कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 49, 22 है तो 22 कर लीजिए बस, और 7 का 42 माइनस √3/4 कटेगा। देखिए 2 से कटेगा, 11 दूना के 22 और 21 दूना के 42। यहाँ पे हो जाएगा आपका 49, 11/21 माइनस √3/4। फिर गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 49, दोनों का लसा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21 गुणे 4। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 11 गुणे 4 माइनस 21 गुणे 3 √3। अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 11 गुणे 4 हो जाएगा, माइनस में 21 गुणे 3 हो जाएगा, 21 गुणे 4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका जो आंसर होगा फाइंड हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वृत्त होगा ना, वृत्त के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कैसे भी ना वृत्त का कहीं से भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, आपको क्षेत्रफल कहीं से भी दिया जाएगा, आप यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आप ये कीजिए वो कीजिए, तो आप पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हो, इतना कंफर्म हो गया है। और आज के बाद आपको वृत्त से संबंधित कोई डाउट नहीं होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसकी परिधि का सूत्र क्या होता है, उसका व्यास का सूत्र क्या होता है, उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, उसके वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे ना, और आपके माइंड से दूर हो जाएंगे। ठीक, हो गए होंगे। एक और बात याद रखिएगा कि जो हमारा ये वृत्त का चाप होता है ना, ये जो चाप बना है, इस चाप का जो सूत्र होता है, चाप का जो क्षेत्रफल होता है, या फिर चाप वृत्त के चाप का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त के चाप का क्षेत्रफल जो होता है ये हमारा होता है पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। कितना होता है, तो पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री हमारे वृत्त के चाप का क्षेत्रफल होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका जो वृत्त होगा, वृत्त से संबंधित जो सभी क्वेश्चन होंगे ये यहाँ से खत्म हो होंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो, एक नई उमंग और एक नए जोश के साथ। बाय।